नमस्कार दोस्तों, भारत आप तक पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल भारत आप तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आज हम बात करेंगे मोहब्बत की दुकान की। जो राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोली थी 2024 लोकसभा चुनाव में, उस दुकान पर लगभग लगभग ताला लग गया है। दो राज्यों में, जो बड़े राज्य हैं झारखंड और महाराष्ट्र तो दोनों ही राज्य जो है आर्थिक रूप से महाशक्ति कहें या यूं कहें कि आर्थिक रूप से समृद्ध जो राज्य है उनकी कैटेगरी में आते हैं। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला राज्य है। वहां पर आप देखोगे दो राज्यों में चुनाव है। 18 तारीख को लास्ट अभी जो चल रहा है उनका चुनाव प्रचार थम जाएगा। 20 तारीख को वोटिंग होनी है। महाराष्ट्र में एक ही चरण में 20 तारीख को वोटिंग होगी और झारखंड में दो चरणों में होगी। 13 चरण में हो चुकी है और 20 तारीख को आखिरी चरण और दूसरे चरण की वोटिंग होने वाली है। हम बात करेंगे मोहब्बत की दुकान। जो कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान खोल करके राहुल गांधी चले थे, वो 6 महीने में ही उस दुकान पे ताला क्यों लग गया? कांग्रेस, बीजेपी और राहुल गांधी और मोदी के लिए दोनों राज्य बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़े राज्य हैं आर्थिक शक्ति के रूप में। और आप देखोगे कि बार बार मोदी और अमित शाह बार बार करें कि झारखंड को जेजेएम का एटीएम हम नहीं बनने देंगे। यही स्थिति महाराष्ट्र की है कि महाराष्ट्र में हम महाराष्ट्र को लूटने नहीं देंगे, महाराष्ट्र में किसी को भी एटीएम कार्ड की तरह इस्तेमाल करने नहीं देंगे। ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। अब बात करेंगे हरियाणा का। एक डोज जो दिया था मोहब्बत की दुकान का हरियाणा चुनाव में, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से जनता ने एक डोज दिया और दुकान बंद हो गई। ना जवान का मुद्दा है, ना किसान का मुद्दा है, ना ही पहलवानों का मुद्दा है और ना ही संविधान की कोई बात हो रही। संविधान की थोड़ी बहुत बात चर्चा हो रही है राहुल गांधी द्वारा। और वो संविधान की चर्चा भी क्या हुई कि जो प्रतियां लहराई गई, जो जिस डायरी पर लिखा हुआ था भारतीय संविधान, वो डायरी के कैमरों में जो कैद हुआ वो ये था कि उन पन्नों में बिल्कुल बिल्कुल साफ पन्ने थे, उनमें किसी भी तरह का कोई संविधान था ही नहीं। बस बाहर की कवर की डायरी जो थी उस पर लिखा था भारत का संविधान। लेकिन वो डायरी जो थी, मैं डायरी कहूंगा उसको, वो संविधान की प्रीति जो लहराई गई थी, लोगों को बताया गया कि हम संविधान को बचा रहे हैं, हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, वो इतना बड़ा धोखा और फ्रॉड निकला कि उसके अंदर किसी भी तरह का कोई लिखा हुआ, वो बिल्कुल प्लेन कागज उसमें पाए गए। आप कैसे संविधान की रक्षा कर रहे हैं हमें पता नहीं भाई। आप लोग बताइए कि संविधान की रक्षा, जिनको ये नहीं पता कि संविधान में लिखा हुआ क्या है, संविधान कितने दिन में तैयार हुआ है, किसने बनाया है और क्यों बनाया है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। संविधान की धज्जियां तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने उड़ाई। आपको पता है इमरजेंसी में संविधान को कहां रख दिया गया? संदूक में रख दिया गया, बंद कर दिया अलमारी में। संविधान की धज्जियां उड़ाई सिर्फ इसलिए कि 12 जून को स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। और उसके मात्र 10-12 दिन बाद आप देखोगे कि 25-26 तारीख को इमरजेंसी की घोषणा कर दी जून में। ऐसी क्या देश में आफत आ गई थी भाई जो तुम्हें इमरजेंसी की घोषित करना पड़ा? कौन सा देश पर आफत आ गई थी? कौन सा संकट देश पर आ गया था? तो संविधान की बात वो लोग कर रहे हैं जो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। 356 राष्ट्रपति शासन जिसको कहते हैं, राज्यपाल का शासन, सबसे ज्यादा किसने लगाया? कांग्रेस पार्टी ने लगाया। लेकिन मेरा मुद्दा ये नहीं है कि संविधान का दुरुपयोग किसने किया और संविधान की रक्षा किसने की। मैं मुद्दे पे आता हूं कि जो चुनाव में संविधान को बचाएंगे, संविधान के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ राहुल गांधी और राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी कर रही है, जिसका आप खामियाजा देख रहे हो, उनको भुगतना पड़ा। और अब नया जो कंट्रोवर्सी हुई थी वो ये हुई थी कि संविधान की प्रतियां ही नहीं है, वो जो लहराते हैं, ऐसे हाथ से हिलाते हैं, वो संविधान की प्रति नहीं है, वो एक डायरी है। डायरी के ऊपर लिखा भारत का संविधान, अंदर बिल्कुल कोरी प्लेन कागज है, उस पर कुछ भी लिखा नहीं है, प्रिंट ही नहीं है। ये तो उनका संविधान का हो गया। यानी कि कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। ये तो आपको पता है, हरियाणा के चुनाव अपेक्षाकृत जिस तरह से उन्होंने लड़ा, जितनी कैंपियन, चाहे वो जलेबी हो या कोई पहलवानों का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने जिस तरह से चुनाव प्रचार किया, वो तीखापन और वो प्रहार महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में दिखाई नहीं दे रहा है।
हालांकि एक का दुक्का थोड़ा सा वो गठबंधन में लड़ रहे हैं, वो दिखाने के लिए राहुल गांधी महाराष्ट्र या झारखंड में थोड़ा सा दिखा रहे हैं, बाकी उनका फोकस नहीं है, उनको वो दिखाई नहीं रहा, उनको लग रहा है ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे उनका या कांग्रेस पार्टी का महाराष्ट्र और झारखंड में कोई ज्यादा जनाधार नहीं है या उनका कोई लेना देना ही ना हो। जितने तीखापन, जितना प्रहार हरियाणा चुनाव में कॉन्फिडेंट होकर के, जितना आत्मविश्वास के साथ राहुल गांधी, जो उनको लोकसभा चुनाव में जो उनको एक मैं ये कहूंगा कि स्फूर्ति मिली थी, जो एक ताकत मिली थी, उनको लग रहा था कि जैसे उन्होंने विश्व विजय प्राप्त कर ली है। 99 सीट उन्होंने जीती 52-53 सीट से बढ़कर के, 44 सीट पहले चुनाव में आई 14 में, और उसके बाद में थोड़ी सी बड़ी 52-53 करीब हुई, और उनके बाद 99 सीट जैसे हुई, उन्होंने तो ये सोचा कि हम 100 में से 99 सीट ले आए। और जिस अति उत्साह से, मैं ये कहूंगा जिस घमंड से, जिस अहंकार से उन्होंने लोकसभा में आप देखेंगे भाषण दिया और जिस तरह की बातें की, हिंदुओं के खिलाफ उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए, हिंसक है, वो आक्रामकता हरियाणा चुनाव में भी बरकरार रही। और 6 महीने में इस तरह से ठंडी हो गई हरियाणा चुनाव के बाद, जैसे किसी आग पर पानी डाल दिया जाता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो प्रहार वो इतनी तीव्रता से कर रहे थे हरियाणा चुनाव में, वो महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में नजर नहीं आ रहा। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं इन चुनावों से अपने को बाहर महसूस कर रही है, और इनका खामियाजा उनको शायद भुगतना पड़ सकता है। हरियाणा चुनाव ने तो किया जो किया, अब जो लेटेस्ट जो आपको बताए वो और भी ज्यादा मुद्दा गंभीर हो गया। एक तो हरियाणा का चुनाव में उनको अप्रत्याशित हार मिली, उसके बाद अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हो गए, राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। उनकी उम्मीद यह थी कि शायद कमला हैरिस, या यूं कहूं कि डेमोक्रेटिक जो पार्टी है वो जीत जाएगी, लेकिन उल्टा हुआ। ट्रंप जो है प्रमुखता से मुद्दा उठाया हिंदुओं का, और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के बारे में, बांग्लादेश के जो हिंदुओं में हो रहा है खिलाफ अत्याचार, उनके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने खुल के बोला कि हम हिंदुओं को किसी भी तरह से कोई मुसीबत में नहीं छोड़ सकते, हम उनके हितों की रक्षा अमेरिका में ही नहीं पूरी दुनिया में उनके हितों की रक्षा की वकालत करते हैं। और अपने चुनाव में भी कहा कि हम अमेरिका में रहने वाले हिंदू और सनातनियों का सुरक्षा प्रदान करेंगे और पूरी दुनिया में उनकी पैरवी करेंगे। लेकिन वो एक कई हजार किलोमीटर दूर बैठा हुआ अमेरिका का प्रत्याशी राष्ट्रपति का, वो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में बोलते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के मुंह में एक शब्द नहीं निकल रहा। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं, उनके खिलाफ जो दुष्कर्म हो रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जिस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, एक शब्द नहीं बोला जा रहा। ये कहीं ना कहीं उन्होंने, जो मैं बताऊं, ट्रंप की जीत भी उनके लिए एक सदमे की तरह ही है। और मुझे लग रहा है जिस तरह से 20 तारीख को ट्रंप शपथ लेने की बात कर रहे हैं, दुकान पे ताला लगाने की बात कर रहे हैं, जैसे ही वो शपथ लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि हिंदू और सनातन के खिलाफ जो दुकान खोली हुई है, या यूं कहूं कि राहुल गांधी ने जो मोहब्बत की दुकान, जिसका नाम उन्होंने दिया है, खोली हुई है, उसका सामान मुझे लग रहा है खत्म होता आ रहा है। और कहीं ना कहीं से जो सामान उसकी दुकान में आ रहा था, अब नफरत का, मैं तो ये कहूंगा नफरत की दुकान है या मोहब्बत की दुकान है, वो आप तय करेंगे। राहुल गांधी जब भी चुनाव होते हैं उसके बाद विदेश यात्रा पे जाते हैं, और वहां जाकर के भारत की छवि और हमारे देश की छवि इस तरह से एक बनाने का प्रयास करते हैं, जिससे यहाँ सब कुछ शांति है और बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल है। ऐसा वो जाकर के अभी पिछले दिनों अमेरिका गए और हरियाणा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बीच में, और जाकर के उन्होंने एक शब्द बोला कि सिखों को वहां पगड़ी बांधने का अधिकार नहीं है, उनको सुरक्षा की भावना नहीं है, और वो असहज महसूस कर रहे हैं, इस तरह के बयान दिए। क्या कभी आपने सुना है किसी भी सरदार जी को या किसी भी तरह का कोई उनके साथ बदतमीजी हुई हो कहीं भी हिंदुस्तान में? ये फालतू की बातें वो करते हैं। ये सारा सामान उनको कहां से मिल रहा है? अमेरिका से ही तो मिल रहा था। वो जो मोहब्बत की दुकान में जो सामान आ रहा था, वो सारा इंपोर्टेंट और देसी दोनों तरह का माल था। अमेरिका में उनके गुरु, आपको पता है, सैम पित्रोदा रहते हैं, और वहीं से वो सामान उनको डिलीवर हो रहा है, पार्सल हो रहा है। विचारधारा भी वहीं से आ रही है, वो सामान भी वहीं से आ रहा है। भारत को तोड़ने का, भारत में शांति फैलाने का सारा सामान मोहब्बत की दुकान में कहां से आ रहा है? विदेशों से ही तो आ रहा था। अब धीरे धीरे विदेशों से भी वो सामान की आपूर्ति, मैं ये कहूंगा कि वो फैक्ट्री बंद होने वाली है।
धीरे धीरे वो फैक्ट्री बंद हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने उन पे ताला लगाना है। और उसके बाद हरियाणा चुनाव के बाद में आप देखेंगे राहुल गांधी विदेश भी नहीं जा रहे, क्योंकि माहौल जो है बिल्कुल देश से लेकर विदेश तक माहौल बदल गया है। 6 महीने नहीं हुए हैं चुनाव को, आप देखोगे 5 महीने में, लोकसभा के 5 महीने के चुनाव में ही इतनी बुरी तरह उनका मोरल डाउन है, उनका आत्मविश्वास डाउन कर दिया। मोहब्बत की दुकान जो बार बार कर रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, पहलवानों की बात कर रहे थे, किसानों की बात कर रहे थे, मुद्दा विहीन लगभग हो गए हैं। उनके पास किसी भी तरह का कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। ट्रंप ने कहा कि यूएस के कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में और शैक्षणिक संस्थाओं में जो वामपंथियों का जमावड़ा बन गया है, जो वामपंथी घुस गए हैं, उनको हम बाहर निकालने का काम करेंगे और वहां पर एक बार क्लीनिंग करेंगे। और उसके बारे में आगे उन्होंने तुलसी गबार्ड जो है उनको जांच एजेंसियां जो होती है, इंटेलिजेंसी जिनकी उनकी जो है, उनका प्रमुख एजेंसी का प्रमुख और कोऑर्डिनेटर उनको बनाया है। और ये तुलसी गबार्ड के बारे में आपको बता दूं, ये वही तुलसी गबार्ड है जिन्होंने अपने सांसद होने के बाद और संसद में जो सदस्यता का शपथ लिया, उन्होंने वो गीता पर हाथ रख करके उन्होंने कहा कि और शपथ ली। और जब भारत आई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उन्होंने गीता की एक भेंट दी थी, एक गीता जो थी वो प्रीति उनको भेंट की थी। और ये बार बार अपने उसमें कह चुकी हैं। आपको बता दूं, तुलसी गबार्ड ये भारत मूल की नहीं है, भारत से इनका कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये हिंदू धर्म और सनातन को अपनाती है, उनको मानती है, उनकी सुरक्षा। और ये वही तुलसी गबार्ड हैं जिन्होंने अमेरिका की संसद में बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जो दुराचार हुआ था, जो उनके साथ गलत व्यवहार हुआ था, उनके अत्याचार हुए थे, उनके खिलाफ प्रस्ताव लाने वाली यही मात्र एक सांसद थी, तुलसी गबार्ड। ये क्रिश्चियन फैमिली से आती हैं, लेकिन हिंदू धर्म में इनकी इतनी आस्था है कि इन्होंने कहा कि मैं जीवन में कभी भी हिंदू धर्म को या सनातन को छोड़ नहीं सकती, मुझे इसके साथ जीना है और इसके साथ ही मरना है। इतना हिंदुत्व और सनातन की वकालत करती हैं। अब हिंदुत्व के बाद जो करती हैं, उन्हीं को मैं बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप ने इंटेलिजेंसी एजेंसियां जो हैं उनकी, चाहे सीआईए हो या और कोई एजेंसियां हो, उनको कोऑर्डिनेटर के रूप में बनाया है, उनका प्रमुख के रूप में उनको बताया। ये तुलसी गबार्ड जो है भारत की यात्रा बार बार करती हैं, यात्रा कर चुकी हैं। भारत के प्रति इनका प्यार और समर्पण अलग लेवल का है। और यही स्थिति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने कई भाषणों में कहा है, चुनावी कैंपेन में कहा है कि मोदी मेरा दोस्त है, मोदी को मैं बहुत पसंद करता हूं, मोदी मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है, मेरा फ्रेंड है, और मैं भारत को हमेशा पसंद करता था और आज भी मैं भारत को पसंद करता हूं। यानी कि कहने का मतलब, जो देश विरोधी ताकतें थी, जिनको अमेरिका से ऑक्सीजन मिल रही थी, जिनको फंडिंग मिल रही थी, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो आपका सीए का आंदोलन हो, जो देश विरोधी नारे लग रहे थे, वो सारी मोहब्बत की दुकान जो खोले हुए थे, उनकी मोहब्बत की दुकान का सामान जो है वो लगभग विदेशों से भी अब फैक्ट्रियों में ताला लगना शुरू हो चुका है। अब आपको मैं बता दूं, हरियाणा के चुनाव के बाद में राहुल गांधी को बहुत सारे सुझाव मिले थे, उनके प्रशंसक ही रहे होंगे कि आप बार बार अमेरिका जाकर के जो ये काम कृत्य करते हो, देश के विरोध में करते हो बातें, देश विरोधी बातें करते हो, इनको आप बंद करो। और अब उसका असर हुआ या पता नहीं, अमेरिका के चुनाव का असर हुआ या देश में जो माहौल चल रहा है उसका असर हुआ, राहुल गांधी हरियाणा चुनाव के बाद में विदेश यात्रा पर नहीं गए, वरना वो हर चुनाव के बाद में एक उनको छुट्टी का लिए, मैं कहूंगा कि लीव ओकेशन के लिए उनको जाना पड़ता था। वो एक छुट्टी पे जाते थे लंबी, और या अपनी थकान को मिटाते थे चुनावों की, लेकिन अब की बार नहीं गए। लेकिन उसका असर ये हो रहा है कि वो महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव से भी बाहर नजर आ रहे हैं। अब वक्फ बिल जो है वो भी कहीं ना कहीं इनके दुकान पे ताला लगाने का काम करेगा। वक्फ बिल पास हुआ और इनकी प्लानिंग थी कि वक्फ बिल उसी तरह से हम हल्ला करेंगे जैसे किसान आंदोलन किया था, और किसान बिल जो लाए थे, कृषि बिल, उन पर जो हुआ था, और सीए पर जिस तरह से धरना प्रदर्शन और देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर के देश में अशांति फैलाने का काम किया था, वो करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसको जेपीसी में देकर के ये मामला पूरा उनके मुंह पर ताला लगा दिया और उनके मनसूबों पर कहीं ना कहीं पानी फेर दिया। और अब जो शीतकालीन सत्र जो चलेगा उससे पहले इनकी रिपोर्ट आ जाएगी, जेपीसी की रिपोर्ट आ जाएगी। रोज मीटिंगें हो रही हैं
और सुझाव भी आ रहे हैं, और उन मीटिंग के बाद में ये जो रिपोर्ट जाएगी ये संसद के पटल पर रखी जाएगी, और जहां तक उम्मीद की जा रही है ये सारा का सारा मामला मुझे लग रहा है कि पास हो जाएगा बिल। और ये इनका जो एक उम्मीद थी कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी की, वक्त पे हम आर पार करेंगे, वो भी अब मुझे लग रहा है कि इस पे भी अब ताला लगने वाला है। अब जातिगत जनगणना जो हरियाणा में इन्होंने बहुत, हरियाणा चुनाव और आम चुनाव में उठाया था राहुल गांधी जी ने, बांटने की जो राजनीति इन्होंने शुरू की थी, वो भी मुझे लग रहा है कि उस पर भी अब सप्लाई बंद हो रही है। राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को जो मुद्दा बनाया था, और जिस तरह से उन्होंने संसद में कहा था मैं जातिगत जनगणना करवा के रहूंगा, उस हरियाणा चुनाव में भी जातिगत जनगणना का मुद्दा छाया रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रिगेड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक नारा पूरी की पूरी काया पलट कर दी। उन्होंने कहा जो अगर हम बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ये नारा बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा हरियाणा में काम कर गया। और दोस्तों हरियाणा में जो लोग भविष्यवाणी कर रहे थे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, अब की बार ऐसा लग रहा था राहुल गांधी को तो जैसे हरियाणा चुनाव जीतने के बाद वो प्रधानमंत्री का चुनाव जीत जाएंगे और प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ऐसी स्फूर्ति और ताकत के साथ कभी जलेबी, माथुराम जी की कभी जलेबी दिखा रहे थे, कभी कुछ बता रहे थे, कभी कुछ बता रहे थे। वो हरियाणा चुनाव में जातिगत जनगणना जो थी, जाति की जो राजनीति थी, वो अब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में कहीं नजर नहीं आ रही है। तो हम ऐसा कहें कि अगर वो जाति की राजनीति जो सामान आ रहा था, उस पे योगी आदित्यनाथ ने और सीएम उत्तर प्रदेश जो हैं, उन्होंने उस दुकान की सप्लाई चेन को भी तोड़ दिया कि बटोगे तो कटोगे। हरियाणा में जो आत्मविश्वास उनका दिख रहा था, वो अब झारखंड और आपके महाराष्ट्र के चुनाव में वो नजर नहीं आ रहा है। बटोगे कटोगे अब थोड़ा सा हल्का सा जो मुद्दा नजर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, वो भी जनता पे असर नहीं कर रहा। संविधान को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे। अब उनको पता है संविधान का कोई लेना देना नहीं है। महाराष्ट्र सरकार संविधान का क्या करेगी? अगर कांग्रेस सरकार, यही मुद्दा तो आप देखोगे जम्मू कश्मीर में भी और हरियाणा में भी, कि संविधान का राज्य की सरकारों से लेना देना क्या है। संविधान के जो बदलाव होंगे, जो उनमें जो अमेंडमेंट हो गए, अमेंडमेंट तो सारे के सारे केंद्र सरकार करती है, राज्य सरकार इसमें क्या भूमिका निभाएगी। लेकिन वो संविधान का मुद्दा भी धीरे धीरे इनका फेल होता रहा। कहने का मतलब यह है कि अब मुद्दा विहीन विपक्ष हो गया है और कांग्रेस पार्टी के लिए कोई मुद्दा नहीं है जिसपे जाकर के वो वोट मांगे। बीजेपी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह रैलियां कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ रैलियां कर रहे हैं, आपका मैं कह रहा हूं फडणवीस जो हैं वो भी, देवेंद्र जी वो रैलियां कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे रैलियां कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं इस फाइट में नजर नहीं आ रही, चुनाव प्रचार में पिछड़ती नजर आ रही। रिजल्ट क्या होगा ये तो 23 तारीख को पता चलेगा। लेकिन मैं इतना कह रहा हूं, मुझे जो संभावना लग रही है कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं जो झटका हरियाणा चुनाव में लगा था, वो ही झटका, उससे भी बड़ा झटका कहीं ना कहीं महाराष्ट्र और झारखंड में ना लग जाए, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति पहले कमजोर है और ज्यादा कमजोर ना हो जाए। ऐसी स्थिति अगर हुई तो कांग्रेस को मैं कह रहा हूं कि आईसीयू में भर्ती करना पड़ जाएगा। और स्थिति यह हो जाएगी कि 2014 में जो 44 सीटें आई थी, उससे 72-99 सीट लेकर भी हो सकती है। कांग्रेस पार्टी का कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दे के लिए जो इन्होंने नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया था, संविधान को बदल देंगे, वो फेल हो गया। अब कोई डोज इनकी, कोई दवाई इनकी काम नहीं आ रही, कोई झाड़ा इनका कोई भभूत काम नहीं आ रहा। और यही हालत अब यूपी में भी है। अखिलेश यादव को पसीने आ रहे हैं, क्योंकि मुद्दा तो एक ही था उनके पास भी, पीडीए संविधान का मुद्दे की तो आपको पता है, बता दिया हमने कि हवा निकल गई राज्य के चुनाव में। हालांकि उपचुनाव है 9 सीटों पर, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी लग रही है कि 2027 का चुनाव ही हो, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो सपा हो, दोनों पार्टियां। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा समाज, आपको वो देखेंगे बहुजन समाजवादी पार्टी, वो भी अपना थोड़ा सा हल्का सा दिखाई दे रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो अपने प्रत्याशी नहीं दे पाई, वो चुनाव से ही बाहर हो गई। और लड़ने भी क्या, उनका सारे विधायक ही 2-4-5 हैं, उनके क्या विधायक हैं, लड़ेंगे तो हारेंगे। इसलिए उन्होंने सोचा कि अखिलेश यादव ने जो भाव उनको दिया नहीं, उनकी जो अकड़ थी वो, और अखिलेश यादव ने दिखा दी कि तुम्हारी अकड़ तो यहां तो यूपी में तो सिर्फ
हमारी साइकिल चलेगी, कांग्रेस का पंजा जो है वो साइकिल पकड़ नहीं सकता। आपको बैठना तो पीछे बैठिए, मैं साइकिल चलाऊंगा। लेकिन अखिलेश यादव के पास जो पीडीआई का मुद्दा था, वो मुद्दा भी अब कहीं ना कहीं आपके जो विधानसभा के चुनाव, उपचुनाव हो रहे हैं, उनमें वो भी काफी स्थिति कमजोर नजर आ रही है। और मैं अगर कह रहा हूं, अगर उनकी आशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश में भी उनकी पार्टी 9 सीटों में से नहीं जीत पाई आशानुकूल, तो उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। उनको लगने लगेगा कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ जाकर के मैंने गड़बड़ की। और 2027 का चुनाव, मेरी बात याद रखना, अभी बहुत दूर है, 2027 का चुनाव शायद हो सकता है अखिलेश यादव एक बार फिर विचार करें, कांग्रेस का साथ मुझे लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। यानी कि पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है हिंदुत्व, और अपने जो 10 साल में काम किया है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरा देश हो, वो अपने काम को लेकर जा रहे हैं। हमने जो काम किया है वो आपके सामने रख रहे हैं। उस मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, देश का मुद्दा है, हमने जो काम किए उनका मुद्दा है। और कांग्रेस पार्टी का चेहरा जो है, विपक्ष का जो चेहरा है, उसको हटाने का काम कर रहे हैं कि ये देखिए अगर ये आए तो कर्नाटक में क्या हुआ है और हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है, वहां की सरकार कभी भी गिर सकती है। वो, मैं ये कहूंगा, आइसोलेशन में है, वो कभी भी गिर सकती है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी उनका समाधान ढूंढने का प्रयास ही नहीं कर रहे। उनको मिलेगा क्या, ये तो बाद की बात है कि उनको कोई सोल्यूशन मिल जाए, लेकिन उनके पास सोल्यूशन तो तब मिले जब वो ढूंढने का प्रयास करें। वो ढूंढने का प्रयास ही नहीं कर रहे, और हालात ये हो गए कि खजाना खाली पड़ा है। जो योजनाएं उन्होंने, जो घोषणाएं की थी, जो गारंटी दी थी, उन गारंटियों को पूरा करने में उन लोगों को पसीने आ रहे हैं, क्योंकि बजट है नहीं। ये सारे मुद्दे जो हैं, और कहीं ना कहीं अगर इनके खिलाफ ये 2 राज्य जो महाराष्ट्र और झारखंड है, ये भी चले गए, तो कांग्रेस पार्टी का मोराल बिल्कुल डाउन हो जाएगा। उसी तरह से 2014 में जैसा हुआ था, 24 में जो थोड़ी सी उनको ऑक्सीजन मिली थी, वो ऑक्सीजन की सप्लाई और मोहब्बत की दुकान दोनों बंद होने वाले हैं। और अगर आप ऐसा महाराष्ट्र में हो जाए, तो मेरे हिसाब से आपको कोई सरप्राइज नहीं होगा, कोई अचंभित नहीं होगा, कोई आपको हैरानी नहीं होगी अगर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की मोहब्बत की दुकान पर ताला लग जाए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपने कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।